अरे निखिल बेटा, जरा 2,500 रुपये देना तो। साधना जी अपनी साड़ी सही करते हुए बोली। क्या हुआ मम्मी, कहीं जा रही हो क्या? क्या आप? निखिल ने पूछा। हाँ बेटा, अभी अभी तेरी बुआ जी का फ़ोन आया था। तेरे फूफा जी को हॉस्पिटल एडमिट किया है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो वहाँ बिल्कुल अकेली है। उसने मुझे वहाँ बुलाया है। साथ ही कुछ ज़रूरी सामान लेकर आने के लिए भी कहा है। हालांकि सामान तो 1,000-1,200 रुपये का ही है, पर वहाँ मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो इसीलिए एक्स्ट्रा पैसे मांग रही हूँ। ला जल्दी दे पैसे, ताकि मैं यहाँ से निकलूँ। फिर सामान भी तो खरीदना है। साधना जी एक ही सांस में सब कुछ बोल गई। उनकी बात सुनकर निखिल ने अपनी पत्नी की तरह तनिषा उसे घूर रही थी और उसने इशारे से उसे पैसे देने के लिए साफ मना कर दिया। तभी साधना जी ने कहा, निखिल सोच क्या रहा है, जल्दी कर, वहाँ तेरी बुआ जी अकेली है, वो परेशान हो रही होगी। ये सुनकर निखिल थोड़ा हकलाते हुए बोला, मम्मी मेरे पास अभी पैसे नहीं है। उसकी बात सुनकर साधना जी हैरान होते हुए बोली, पैसे नहीं है? क्या मतलब? अभी कल ही तो तू एटीएम से 20,000 रुपये निकाल कर लाया था। फिर मैंने अपनी पेंशन के पैसे भी तो तुझे कल जमा कराने के लिए दिए थे, जो मैं बैंक से लेकर आई थी, ज़रूर काम के लिए, जिसे तू बैंक में जमा कराना भूल गया था। वो पैसे तो होंगे ही ना तेरे पास। इससे पहले कि निखिल कुछ कहता, उसकी पत्नी तनीषा बोली, मम्मी जी, वो 20,000 रुपये तो हम घर के राशन, बिजली के बिल और खर्चों के लिए लेकर आए थे। उसमें से आधे से ज़्यादा पैसों का हिसाब तो कल ही हो गया। हाँ, लेकिन पेंशन के पैसे भी तो होंगे ना, साधना जी ने कहा। तो तनीषा बोली, देखिए मम्मी जी, आपके खर्चे भी तो हमें ही उठाने पड़ते हैं, तो भला उन पैसों पर आपका हक क्या? ये सुनकर साधना जी हैरान रह गई। फिर अचानक कुछ सोचते हुए उन्होंने निखिल की तरफ देखा और कहा, निखिल, मेरे पेंशन के पैसे बैंक में ही जमा हो रहे हैं ना, या फिर? अब निखिल से कोई जवाब देते नहीं बना। वो नजरें नीचे किए चुपचाप बैठ रहा। साधना जी को समझते देर नहीं लगी कि उनके पेंशन के पैसे कोई बैंक में जमा नहीं होते, बल्कि ये लोग अपने पास ही रख लेते हैं। तभी उनके बैंक की पासवर्ड उन्होंने अपने पास रख रहे। उसे यूं चुप देखकर साधना जी को और गुस्सा आ गया और निखिल पर चिल्लाते हुए बोली, निखिल, तुझसे पूछ रही हूँ ना, मैं जवाब क्यों नहीं दे रहा? पैसे बैंक में जमा होते हैं या खुद खर्च कर देते हो? जब साधना जी ने डांट कर पूछा, तब निखिल ने कहा, मम्मी, आपका खर्चा भी तो मैं ही उठाता हूँ, तो आपके पेंशन के पैसे पर भी तो मेरा ही हक हुआ ना। और फिर पैसे घर खर्चे में ही तो काम आ रहे हैं। क्या करोगी बैंक में पैसा जमा करके? वैसे भी तो आपकी उम्र हो गई है। क्या माँ होने के नाते तेरी कमाई पर मेरा कोई हक नहीं? जो मेरे खर्चे भी तू मेरे पेंशन के पैसे ले रहा है, वो भी तब जब मेरी कमाई अच्छी है। फिर भी तेरी नज़र पेंशन के कुछ 1,000 रुपये पर ही गई। बोलते बोलते साधना जी की आंखों में से आंसू आ गए। मम्मी जी, अब आप रोना धोना छोड़िए। हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इनकी कमाई पर इनके परिवार का हक है, आपका नहीं। अब आप हमारे साथ रहती है, तो बदले में अगर कुछ पैसे रख लिए तो गलत क्या है? तनीषा साधना जी से बोली और उसके बाद निखिल की तरह पलट कर बोली, अब आप बैठे बैठे देख क्या रहे हो? आपको कुछ काम नहीं है क्या? चलिए तैयार हो जाइए, मेरे मायके भी तो चलना है। फिर आखिर साधना जी को वहीं बैठा छोड़कर थोड़ी देर बाद दोनों घर से रवाना हो गए। साधना जी की आंखों में आंसू आ गए। कितना विश्वास करती थी वो अपने बेटे बहू पर, और वो दोनों उनकी पीठ पर छुरा भोंक रहे थे। उनके लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। साधना जी के पति सरकारी नौकरी थी। निखिल जब अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में ही था, उसी समय
एक हादसे में उनके पति की मृत्यु हो गई। साधना जी भी पढ़ी लिखी थी, पर खुद नौकरी करने की जगह उन्होंने अनुकंपना नौकरी दिलवा दी। वैसे भी आज के ज़माने में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल बात है। साथ ही साधना जी को विधवा पेंशन की भी मिलती थी। घर के सारे खर्चे का बोझ निखिल ने अपने कंधे पर ले रखा था, जबकि साधना जी की पेंशन के पैसे को बैंक में जमा करवा देता था। निखिल की शिक्षा अच्छी थी और वो मेहनती भी था। ये देखकर उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। अभी 10 महीने पहले ही तनिषा के साथ उसकी शादी हुई थी। उनकी शादी के 4 महीने बाद ही निखिल ने साधना जी की बैंक की पासबुक अपने पास ही रख ली, ये कहकर कि बराबर पासबुक उनसे लेनी पड़ती है। पर साधना जी ने कभी भी पासबुक नहीं मांगी। उन्होंने अपने बेटे बहू दोनों पर बहुत भरोसा था, लेकिन इस भरोसे का ये अंत होगा ये उन्हें उम्मीद नहीं थी। खैर, तभी उनके मोबाइल की रिंग बजी। देखा तो उनकी नंद का फ़ोन था। उससे बात कर साधना जी पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली निकिता जी के यहाँ गई और कुछ पैसे उधार लेकर अपनी नंद के पास हॉस्पिटल सामान लेकर पहुंची। घर की चाबी वो निकिता जी को ही दे आई थी। शाम को जब घर वापस लौटी तब तक बेटे बहू दोनों आ चुके थे। उनके घर में घुसते ही निखिल ने पूछा, मम्मी कहाँ गई थी आप? तुम्हारी बुआ के पास गई थी, उसे मेरी ज़रूरत थी, पर पैसे तो नहीं थे आपके पास, फिर ऐसे कैसे चली गई आप? तनिषा ने बीच में आते हुए कहा, निकिता से कुछ पैसे उधार लेकर गई थी, मैं उसे पैसे लौटा दूंगी, पर उससे पहले तुम लोग मेरी पासबुक मुझे दे दो। साधना जी ने दृढ़ होते हुए कहा, अरे वाह, एक तो हमसे पूछे बगैर आप निकिता आंटी से पैसे उधार लेकर चली गई और ऊपर से पासबुक भी मांग रही हो। कुछ नहीं देने वाले हम आपको, चुपचाप पड़े रहिए घर में। आइंदा हमसे पूछे बगैर घर के बाहर कदम भी मत रखना। तनिषा चिल्लाते हुए बोली। ये सुनकर साधना जी ने निखिल की तरफ देखा, लेकिन निखिल ने चुप रहकर इसमें अपनी सहमति जाहिर कर दी। आखिर साधना जी ने निर्णय ले लिया कि अब उन्हें अपने लिए बोलना पड़ेगा। बहू, तुम मेरी बहू हो, सास बनने की कोशिश मत करो। तुम कौन होती हो ये निर्णय लेने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मैं अपनी पासबुक ही तो मांग रही हूँ, कुछ और तो नहीं। 1 मिनट मम्मी जी, आप अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए भी हम पर निर्भर हो, हम आप पर निर्भर नहीं हैं। यदि आज हम आपके खर्च करने से इनकार कर दे या आपको घर से निकाल दे तो आपके पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। इसीलिए ज़रा सोच समझकर कदम उठाइए, हमें मजबूर मत कीजिए। तनिषा चिढ़ते हुए बोली। उसकी बात सुनकर साधना जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा ऐसी गलती कर मत लेना, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ। माना कि विश्वास ही विश्वास में मैंने पासबुक वगैरह तुम लोगों को रखने को दे दी, पर कानून अच्छे से जानती हूँ। ये घर मेरा है, इसलिए यहाँ से तुम लोग मुझे नहीं निकाल सकते, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। ये सुनकर तनिषा कुछ बोलने को हुई तो साधना जी अपना हाथ दिखाते हुए उसे चुप रहने का इशारा करते हुए उससे बोली, और रही बात मेरे खर्चों की, तो भारतीय कानून के हिसाब से अनुकंपा पर नौकरी लेने वाले बेटे को अपनी माँ का भरण पोषण उसके जीवन काल तक करना होता है। यदि उसने देखभाल करने से इनकार किया तो उसे अपनी सैलरी का एक हिस्सा अपनी माँ को गुजारा करने के लिए हर माह देना होगा। बेटा अपने इस दायित्व से मुंह मोड़ता है तो विभाग की ओर से सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। अब ये तुम दोनों पर निर्भर करता है।
कि तुम लोग क्या चाहते हो। ये सुनकर तनीषा चुप हो गई और निखिल की तरफ देखने लगी। निखिल के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ये सुनकर साधना जी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम लोगों को घर से नहीं निकाल रही हूँ, वरना ऐसी हरकत करने के बाद तो तुम लोगों का इस घर में रुकना बनता ही नहीं है। लेकिन हाँ, अब तुम पर आंख बंद कर विश्वास भी नहीं कर सकती, इसीलिए मेरी पासबुक मुझे दे दो। अपने अकाउंट को मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ, और अगर मेरे खर्चे करने में तुम्हें एतराज़ है तो हर महीने एक फिक्स अमाउंट मुझे खर्चे के तौर पर दे दिया करो। और ये बात अच्छे से याद रखना कि मैं आज के ज़माने की माँ हूँ। अगर अपने बच्चों पर विश्वास करना जानती हूँ तो गलती करने पर उन्हें सज़ा देना भी जानती हूँ। साधना जी की बात सुनकर दोनों से कुछ कहते कह नहीं बना। आखिर निखिल ने साधना जी की पासबुक उन्हें वापस दे दी। साधना जी ने बैंक में लॉकर लेकर घर के पेपर्स और अपने गहने उसी में रखवा दिए। तो दोस्तों, यह हमारी छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।